हम लोग अपने लाइफ में हमेशा ये सुने हैं कि कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोग इस बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात, ये जो कोर्ट वर्ड है, कोर्ट वर्ड हम लोग देख रहे हैं, कोर्ट वर्ड है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। लेकिन कोर्ट कचहरी, जो कोर्ट कचहरी बोलते हैं, ये कचहरी जो वर्ड है, कचहरी जो है दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। एक कच्छ जिसे मैं बोल सकते हैं और एक हरी, ठीक है। कच्छ जो आदिवासी लोग अपने समय में, जैसे हम लोग जब गुलाम थे तब कच्छ का वर्ड यूज किया जाता है। कच्छ मतलब होता है कांचा, यानी रुपया पैसा, ठीक है। और हरी का मतलब है हारने का जगह। तो कोर्ट को रुपया पैसा हारने का जगह बोला गया है, जिसे हम लोग कचहरी बोलते हैं, ठीक है। ये उस समय इस शब्द का उपयोग किया गया जब अंग्रेज़ हमारे देश पे शासन करते थे। आदिवासी लोगों का ज़मीन ज़बरदस्ती लूट कर उस पर अपना मनमानी ढंग से उस पर काम किया करते थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आदिवासी लोगों को ये कहा गया कि आपकी ज़मीन को वापस कर दिया जाएगा अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं। उस समय आदिवासी लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का बहुत एक प्रथा चली थी, ठीक है, जो अभी भी लगभग चली रही है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग उस समय में जो इस वर्ड को यूज करते थे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कचहरी शब्द का उपयोग जो उस समय रखा गया, इसी कारण से रखा गया क्योंकि लोग तो बोलते थे, वकील तो बोलते थे, एडवोकेट जितने भी थे सारे लंदन के थे, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पे प्रशासन था, उन्हीं का शासन था। तो उस समय जो बोला जाता था कि आपका जो जितने भी ज़मीन है आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं या उसके हिसाब से चल लेते थे, और जो भी उसकी जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो अभी भी हम लोग ये सुनने को मिलता है कि हम लोग को कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि उसके चक्कर में पड़े तो आप समय आपका तो जाएगा ही जाएगा, जो कमाया हुआ धन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सरकार जो है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोगों को, सभी लोगों के ये पॉसिबल नहीं है कि वो कोर्ट पे जाके अपना जो है सारा सॉल्यूशन ले सकें, क्योंकि वहाँ पे पैसा खर्च होता है, वकील का खर्च है, ड्राफ्टिंग का खर्च है, प्लीजिंग का खर्च है, आने जाने का खर्च है, समय तो खर्च हो ही रहा है, ठीक है। तो सरकार इस बारे में सोची कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए, अगर उनके साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो उनके लिए क्या किया जाए कि उनको परेशानी ना हो, उनकी जो प्रॉब्लम हो उनका सॉल्व हो जाए, और उनका जो हित है उनका बना रहे, ठीक है। किसी तरह का अन्याय ना हो उस पर, अगर किसी तरह का न्याय अगर ना हो तो वो अच्छी बात है, अगर अन्याय हो रहा तो फिर उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए या जिनके पास पैसे हैं, जो धनी लोग हैं, उनके लिए तो कोर्ट है, उनके लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पैसे दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने हमारे संविधान में आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39 का क या 39 का ए में लिखा हुआ है, ठीक है, सभी की नागरिकों को, ठीक है, सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। किसमें? तो अनुच्छेद 39 में, ठीक है। आर्टिकल 39 कहता है कि सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान मतलब प्रदान होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित ना रहे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी तरह का उसके फैमिली पे अगर हत्या हो जाती है, किसी तरह का चोरी हो जाता है, एक्सटॉर्शन हो जाता है, अफरे हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने जीवन काल में घटित होता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन उसका कैसे हो जाए, वो तो डरेगा ही कोर्ट जाने से, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके पैसे खर्च होंगे, आपके लोग पहले से ही, पुलिस आपको, थाना वाला भी आपको ये डराएगा कि नहीं आपको कोर्ट जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, और आपके मन में पहले से ही ये सवाल रहेगा कि हमको कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत है, ठीक है। लेकिन जब इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, इसमें आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि आपको सरकार किस तरह से हेल्प करती है आपको न्याय दिलाने में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका उद्देश्य है आर्टिकल 39 का कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित ना रहे, उनको सभी तरह के सुविधाएं दी जाएंगी जो उनका न्याय दिलाने में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, इस समिति का गठन किया गया सेवा के आर्टिकल 39 में जो है सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। कब? तो 1987 में। क्या बोला गया? ये इसके अंदर जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, ये विधिक सेवा है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से या फिर जिला स्तर की तरफ से क्या समिति का गठन किया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति एवं तहसील विधिक सेवा समिति, इनका गठन किया गया
ताकि आप नीचे से नीचे स्तर में, क्या कि अगर किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाते हैं, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, डायरेक्टली आप अगर आप जाते हैं तो आप सुने हैं तो सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, कि आपका कोर्ट कहाँ है, तो आपका इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये कोर्ट है, तो सबसे पहले आप उस कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कोर्ट की जानकारी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कहाँ जाते हैं, उससे पहले अगर कोई इशू होता है तो सबसे पहले आप नियर बाई जो आपका थाना है, पहले आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट करते हैं कि सर आपके साथ, मेरे साथ जो ये इशू हुआ है, मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। अगर पुलिस अगर ईमानदार है तो आपको जस्टिस दे सकता है, अगर नहीं है तो फिर आपको डराएगा, धमकाएगा, फिर आपको कोर्ट कचहरी का डर दिखाएगा कि इसमें ये है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल 39 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह का कोई इशू हो, अगर प्रॉब्लम हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि आपको न्याय मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सेवाएं दी जाती है, किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं। आपको जो सेवा मिलती है उस पर जो है सरकारी खर्च पर आपको वकील दिया जाता है। किसी तरह का कोई अन्याय होने पे या फिर किसी तरह का कोई इशू होने पे अगर आप जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में सबसे पहले आप एक वकील की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फ़ीस जो हमारी खर्च होती है उस वकील पे होती है। वो अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उनको अपने हिसाब से वो डिमांड करते हैं कि इतने पैसे खर्च होंगे, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप केस मत लड़िए, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है उनका जो लाइन होता है, सबसे बड़ा लाइन यही होता है कि अगर आप लड़ना है केस तो अच्छे से लड़िए, अदरवाइज़ आप मत लड़िए, ठीक है। लेकिन आपको न्याय चाहिए, तो अगर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि आपके पास पैसे नहीं होता, आर्टिकल 39 के तहत जैसे हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, तो आपको सरकारी खर्च पर इसमें वकील दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट फीस के लिए आपको खर्च दिया जाता है। जब वकील जो होता है, जब कोर्ट के अंदर जब इंटर करता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो आपको फ़ाइल दिखने के लिए या फिर किसी तरह की कॉपी आपको चाहिए, तो वहाँ से आपको लेने के लिए आपको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। उनके अनुसार जो भी आप मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या, तो ये आज में आपको सरकार इस पर आपको खर्च करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है कागज़ों को तैयार करने का खर्च, ड्राफ्ट जो तैयार किया जाता है, आपको किस कारण से आपको ये कोर्ट आना पड़ा, किस कारण से आप इस समिति पे आप जो है अपना मुद्दा जो दर्ज कराया, तो वो जो मटेरियल फैक्ट्स होता है वो आपको ज़रूरी होता है उस कागज़ पे लिखना कि वो जो किस कारण से आप जो है कोर्ट आए हुए हैं, आपको क्या है आपके साथ गलत हुआ और आपको किस वजह से आपको न्याय चाहिए, ठीक है। तो उस प्लीजिंग को या ड्राफ्टिंग को जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसको भी तैयार करने के लिए जो अमाउंट लगता है वो भी आपको क्या कर देता है, सरकार उस पर देती है, ठीक है। इसके अलावा गवाहों को आने जाने का खर्च, आपके साथ जब किसी तरह का आप राइट्स हो गया, फिर आफरे हो गया या फिर एक्सटॉर्शन या किसी तरह का भी मुद्दा जो रास्ते में आपके साथ घटित होता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसमें होते हैं जो आपको देखते हैं ऑन द स्पॉट, तो वो लोग जो गवाह देते हैं आपके तरफ से होके, तो उन लोगों के लिए आने जाने का भी खर्च है। कोर्ट तो आपके बगल में है नहीं तो आपको 20-30 किलोमीटर जो भी आपका डिस्टेंस होगा, तो आने जाने में उनका खर्च जो होगा वो भी आपको क्या देगी, सरकार देगी, ठीक है। इसके अलावा मुकदमे से संबंधित अन्य खर्च, इसके अलावा जो जितने भी छोटे मोटे खर्च हैं, किसी भी तरह का जो भी बचा हुआ खर्च है वो क्या देगी, तो वो कौन दे रही है, तो वो सरकार दे रही है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि क्या ये सभी के लिए है, तो ये सभी के लिए नहीं है। ये किन के लिए, इनके हकदार कौन कौन हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए SC ST जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको ये सुविधा दी जाती है। इसके अलावा अनैतिक अन्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराई जाती है, बहुत सारे लोगों को हम लोग अपने जीवन काल में देखते होंगे जनरली कि बेगारी बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है, हाजिरी काम करवाया जाता है, ठेकेदार के अंदर वो काम करते हैं, जिसकी एक दिन की जो होती है आय जो होती है वो इनकम होती है मैक्सिमम आपको जो 300-350 के अप्रोक्स देखने को मिलती है। तो ये वो लोग हैं, उनके हकदार हैं जो इस सेवा का जो है हकदार है या उनका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन है, तो इसके बाद है महिला और बच्चे, ठीक है। इसके बाद मानसिक रोगी एवं दिव्यांग व्यक्ति जो अपंग हैं, जो ठीक है, जो विकलांग हैं, उनके लिए जो है वो हकदार है इस चीज़ को पाने के लिए। इसके बाद बात क्या है, अनपेक्षित अभाव जैसे जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश में पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। जो व्यक्ति जातीय हिंसा के शिकार हो गए, बहुत सारे हम लोग के पर्सनली देखा जाए तो हम लोग जैसे भारत जैसे देश में जातीय हिंसा हमेशा होती रही है, ठीक है। जाति के आधार पर पहले से ही बांटा गया और जाति पे हिंसा होती रही है। हर एक जो कास्ट है खुद से ऊपर समझती है, ठीक है, और जो नीचे जो कास्ट होते हैं उनको हमेशा नीचे ही समझती है, और उस बेसिस पे बहुत बार हिंसा होती है, ठीक है। जेनोसाइड जो हम लोग जनरली देखा जाता है, इस पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
तो उनको हकदार है, उनको हक है कि वो अपनी किसी तरह के मुद्दे को वो है अन्याय जो वो सुलझा सकते हैं इस सहमति के तहत, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ित लोग जो हैं, अकाल जो पड़ा है उस पर जो है, या फिर भूकंप अगर आ गया उसमें अगर किसी तरह का कुछ इशू आपका जो है नुकसान हुआ है तो उस क्षतिपूर्ति के लिए आप जो है इस समिति का हम लोग लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक विनाश में पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे कभी न कभी किसी तरह से, जैसे भोपाल त्रासदी हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, जो केमिकल जो हुआ था, केमिकल फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ था उसके कारण से, ठीक है। तो औद्योगिक विनाश या बहुत से सारे इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी तरह का अगर उसमें किसी तरह का अगर आपको नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये समिति आपका हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा कारागृह, किशोर मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति, अनसाउंडनेस माइंड के लिए जैसे कि पागल खाना हो गया, या फिर विकृचित लोगों के लिए जो अभिरक्षा, उनके रक्षा के लिए जिन व्यक्तियों को रखा जाता है, ठीक है, अगर उनके साथ कुछ इसी तरह का अन्याय होता है, कुछ गलत होता है तो वो व्यक्ति होते हैं जो इसकी सेवा के पाने के हकदार होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोचने वाली बात है या देखने वाली बात ये है कि क्या ये जो है इसके अंदर तो सभी लोग आ जाते हैं, क्या ये सच में सभी लोग हकदार हैं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी का इसमें से इनकम हो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 10 लाख नहीं, अब मान लीजिए कि आमदनी उसकी वार्षिक जो है 3 लाख है, 3 लाख से या फिर कम है, जिसकी आमदनी 3 लाख से कम है वही व्यक्ति जो है इस सेवा को पाने का हकदार है, ठीक है। अगर इससे अधिक है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, योग्य नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब सारे इशू हैं, अगर आपको ये सब सारी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया है, ठीक है, उच्च प्राधिकरण द्वारा समिति का गठन किया गया है। तो आप चाहें तो सादा पेपर्स पे, ब्लैंक पेपर पे, ठीक है, अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपके साथ इस तरह का इशू होता है, अगर आपका इनकम कम है तो आप सबसे पहले तो आप एक ब्लैंक पेपर में जो आपके इशू है, आपको क्या आपके साथ घटित हुआ, क्या अन्याय हुआ, जो आपको क्षतिपूर्ति चाहिए आपको, ठीक है, तो वो आपको एक ब्लैंक पेपर में आपको देना होगा, ठीक है। ब्लैंक पेपर में आपको अगर आपकी सालाना इनकम अगर 3 लाख से कम है तो वो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए उसके साथ, ठीक है, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और जो आपका इशू है वो ब्लैंक पेपर में आपको लिखना होगा। और जो है आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति, ठीक है, आप जिला सचिव को ये पेपर को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपने इनकम सर्टिफिकेट के साथ। वही अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको, और वो जो है आप अपना मुद्दा फिर से वही ब्लैंक पेपर में लिख सकते हैं कि क्या इशू है आपके साथ, ठीक है। तो वो आप इस तरह से जो है अपना किसी तरह का कोई इशू घटित होने पे आप जो है अपना जो है सरकार की तरफ से जो समिति का गठन किया गया है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति, जिसमें जिला सचिव होते हैं, जिनको आप अपने जो इशू है आप अपने पेपर के साथ जो है, डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है।